अब थोड़ा सा इस चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये दोनों चैप्टर ही एक दूसरे से लिंक हैं। इसमें से भी आपको 4-5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो रेशियोज़ को याद करने का जो एक सिंपल तरीका है वो ये है, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सभी का फर्स्ट लेटर, पाकिस्तान का पी, बंजर का बी, पड़ा का पी, हिंदुस्तान का एच, हरा का एच, भरा का बी। तो आपके पास फाइनली ये एक टेबल आ जाती है जिसको आप बिना ट्रिक के भी कर सकते हो। पी बी पी एच एच पी ऐसे भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ से रेशियोज़ को याद कर सकते हो। रेशियो कौन है? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो करना कैसे है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, फिर इधर आओगे कॉट, यहाँ से नहीं आना, पीछे से ही आना है, कॉट, सेक और कोसेक। अब ये लिखने से क्या होगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है तो उसके नीचे देखो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ये उसका रेशियो है। पी का मतलब रियल में भी मतलब इनका जान के चलो, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस। अब ये दोनों कहाँ से आए आप जानते ही हो। एक हमारा ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। उस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे एच बोल रहे हैं। और जो सीधी खड़ी है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो नीचे है उसको बेस बोलते हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर है जिसको शॉर्ट में पी बोलते हैं। तो ये आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है कॉस। तो कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइट। ओके, टेन की अगर बात करें तो इसका रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट फिर अब जैसे टेन को ऊपर से ले रहे थे तो कॉट के लिए नीचे से लेंगे, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि टेन का उल्टा। सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा, बी अपॉन एच था, तो सेक के लिए देखेंगे तो एच अपॉन बी। अगर कोसेक की बात करें तो एच अपॉन पी, ठीक। तो ये हमारे रेशियोज यहाँ पे आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जिसमें डिग्रीज हैं, ये आपको याद है, इसको बस रिवाइज करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जहाँ पे भी थीटा 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 है वहाँ 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी आ सकता है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस साइन का उल्टा होता है, यानी पीछे से आगे वैल्यू रखते जाते हैं। तो आपको ये याद करनी है। इसका अपोजिट करोगे ये आ जाएगी। टेन की याद कर लो, इसका अपोजिट करोगे ये आ जाएगी। टेन थीटा इक्वल टू टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 नॉट डिफाइन। इसी का जस्ट अपोजिट कॉट 0 नॉट डिफाइन, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। सेक की बात करें तो सेक 0 1 होता है, सेक 30 2/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, और सेक 60 2 होता है, और सेक 90 नॉट डिफाइन। इसी का जस्ट उल्टा कोसेक, कोसेक 0 नॉट डिफाइन, यहाँ से आ गया। कोसेक 30 ये वाला है 2, कोसेक 45 √2, 45 वाले तो सब एक दूसरे जैसे ही रहते हैं, और कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। ओके, तो ये आपका चैप्टर 8 का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। ये आता तो है आपको, सीख तो गए आप कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, वैल्यू ये हैं, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है एग्ज़ाम में ये तो पूछेंगे नहीं।
इनको क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, तो 9 में ये थोड़ा सा और इजी है, 8 से भी इजी है। इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब कैसे, इनमें ना आपसे हाइट और डिस्टेंस पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? हाइट एंड डिस्टेंस। कैसे पूछ लेते हैं? ऐसे पूछ लेते हैं, उससे पहले आप ये जानो कि ऑब्जर्वर होता है ये। आई मीन्स होती है हमारी आँख, यानी हम देख रहे हैं तो हम एक ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर मीन्स होता है देखने वाला। तो अगर देखने वाले की आँख से नीचे देखा जा रहा है, तो नीचे कब देखा जाएगा? जब वो कहीं ऊंचे पे खड़ा होगा, यानी छत पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, तो वहाँ से नीचे की तरफ देखेगा तो कुछ डिग्री में देखेगा, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो वो सारे के सारे एंगल जो होते हैं उनको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ दबाना, डिप्रेस करना। तो जब कहीं खड़े हैं, वहाँ से अपनी आँखों को नीचे की तरफ झुका के देख रहे हैं, तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे आप छत पे खड़े हो और छत से आप रोड को देख रहे हो, तो आपको नज़रें अपनी नीचे करनी पड़ेंगी, राइट। तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अगर वही देखने वाला इंसान अगर रोड पे खड़ा है और छत पे किसी को देख रहा है, तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। छत पे नहीं तो पेड़ पर किसी चीज़ को देख रहा है, किसी बिल्डिंग को देख रहा है, तो उसको अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़ेंगी, तो उसको कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है उठना, ठीक है। तो एंगल अगर उठा रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन माना जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन माना जाएगा। हिंदी में भी लिख दिया है, आँख के लेवल से नीचे देख रहे हैं। आँख का लेवल मीन्स कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, कोई इंसान खड़ा है अगर, तो उसकी आंखें यहाँ पे हैं, उसकी आंखों के लेवल से नीचे की तरफ देख रहा है, वो नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, आँख के लेवल से ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारी चीज़ें थी। अब ये कैसे आती हैं वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया कि एक इंसान है, वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, उससे 10 मीटर दूरी पर एक घर है। अब उस घर के ऊपर कोई दूसरा उसका दोस्त खड़ा हुआ है, उसको ये देख रहा है, ठीक, और हमें एंगल भी दे देगा कि देखने का एंगल 30 डिग्री है। तो हमें ये बताओ कि इस घर की ऊंचाई कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इनको इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पेड़ था, वो ऐसे था पूरा, लेकिन बिजली कड़की या कुछ भी हुआ तो पेड़ टूट गया। मान लो यहाँ से ऊंचा था, तो इस जगह से टूट के वो नीचे गिर गया। पूरा वहाँ से जड़ से नहीं टूटा है और अपनी टहनी से अलग भी नहीं हुआ है, बस यहाँ गिर गया। अब यहाँ नोटिस किया गया कि रोड और पेड़ के बीच में एंगल 60 डिग्री का है, और पेड़ की ये वाली ऊंचाई हमें बता दी है कि 10 मीटर ऊंचा पेड़ अभी बचा है, आगे का नहीं पता। ये फाइंड करना है या फिर ये फाइंड करनी है, तो ये चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं। इनको हम आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, ये भी 4-5 नंबर का आ जाता है। अब देखो, अभी जो इंट्रोडक्शन दिया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC, यानी कोई एक ट्रायंगल है जिसका नेम है ABC, और वो ट्रायंगल का जो राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी पर उसका राइट एंगल है, और AB की लंबाई दे रखी है, BC की लंबाई दे रखी है। हमसे पूछा है कि साइन A की वैल्यू बताओ, कॉस A की वैल्यू बताओ, और सेकंड क्वेश्चन में साइन C की वैल्यू, कॉस C की वैल्यू। तो अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि सर ट्रायंगल तो ये है, अब इस ट्रायंगल से ये साइन कॉस की वैल्यू क्या, मतलब समझ नहीं आया कुछ। लेकिन टेंशन नहीं लेनी आपको, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक राइट ट्रायंगल, इधर बना देता हूँ।
राइट ट्रायंगल में सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन लेनी है, फिर एक लाइन ऐसे आपकी जाएगी दूर तक और एक लाइन आप ऐसे मिला दोगे। सारा कुछ स्केल से करना है। और ये जो स्ट्रेट लाइन खड़ी होती है दीवार की तरह, उसको कहते हैं राइट एंगल। और उन्होंने क्या बोला, राइट एंगल किस पर है, बी पे। तो इसका मतलब ये जो 90 डिग्री बन रहा है उस कोने को कहेंगे बी। जब ये बी हो गया तो आप ए इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। उन्होंने बोला है कि ए बी की लंबाई 24 है। लिख देते हैं ए बी की लंबाई 24, बी सी की लंबाई 7। देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीसरी जो होती है ना, इसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये तो पता है आपको। क्वेश्चन में पूरे पूरे नंबर चाहिए तो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है ए सी, तो आप लिख दो ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई यूजिंग पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब तीसरी साइड निकालनी होती है एक राइट ट्रायंगल में तो पीजीटी का ही यूज़ करते हैं। ये पीजीटी थ्योरम से होता क्या है, ये होती क्या है ये तो पता है ना। ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो पता है आपको लिख दो। आपको पता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है तो वहीं रहेगा, h का स्क्वायर कह दो इसको। लेकिन बेस हमारा 7 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 है, यानी कि 24 का स्क्वायर। स्क्वायर याद होने चाहिए, इसीलिए 30 तक याद होने चाहिए। 7 7 जब 49 होता है, 24 जो होता है 25 का 6 to 5 होता है, 24 का होता है 576। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14 15। पीछे 5 आ गया, 1 कैरी, 7 8 9 10 11 और 1 कैरी 12। ठीक है, आगे कैरी आएगी तो 5 को 1 हो जाएगा 6। तो ये 625 हो गया। अब इधर की साइड क्या चल रहा था, एच स्क्वायर। हमें तो एच की वैल्यू निकालनी है, अकेली हाइपोटेन्यूस है, ये स्क्वायर थोड़ी ना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट बनेगा, एच इक्वल टू अंडर रूट 625। और 625 तो वैल्यू रटी पड़ी है कि 25 की होती है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो जब स्क्वायर आ जाता है उसका अगर रूट करते हैं तो वापस से वही संख्या आ जाती है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस हमारी 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, जो कि क्या थी, ए सी। ओके, तो यहाँ से हमें तीनों चीज़ें मिल गई, उन तीनों को नोट कर लेंगे। नाउ हाइपोटेन्यूस आपने अभी निकाली 25 सेंटीमीटर, बेस आपको पहले से दिया था ये 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। अब तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, यही हमारे हथियार हैं, इन्हीं को यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट, साइन ए। साइन ए की बात करूं तो ज़रा ध्यान करो कि हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता था, आपकी हेल्प के लिए बीच में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर साइन की बात कर रहे हैं तो P/H, साइन की बात करते हैं तो P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो उसका मतलब ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखना है। तो आप परपेंडिकुलर इसको नहीं मानोगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बी एंगल के लिए है। बात समझो मेरी, जब बी एंगल आपके दिमाग में रहेगा तब परपेंडिकुलर ये है, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस है और इसके नीचे वाली बेस है। लेकिन जब आप एंगल ए को ले रहे हो, एंगल ए के बारे में बात कर रहे हो, तो ए के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी। समझ रहे हो? इस ट्रायंगल को अगर ऐसे उठा के रखें, इमेजिन करो कि ट्रायंगल ऐसे उठा दिया,
तो ये कोना सीधा खड़ा हो जाएगा सी, ये नीचे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, तो अब देखो इसके सामने ये रही हाइपोटेन्यूस ए के लिए, और ए के लिए बेस कौन है ये, परपेंडिकुलर ये। तो हमें साइन ए में परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर कौन सी हो गई, ये वाली जो कि ये थी। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। एंगल भी डिपेंड करता है, अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं, हमसे साइन ए पूछा है, साइन बी नहीं पूछा, साइन ए पूछा है, तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगी वो हम निकालेंगे। ये जो हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर हैं ये बी के हैं, अकॉर्डिंग टू बी पॉइंट के अकॉर्डिंग है ये। तो हमें बस इन लाइंस की लंबाई पे ध्यान रखना है। साइन ए की बात कर रहा है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, जो कि एक्चुअल में ऐसा सीधा रखा था, तो ये है साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, और बेस ये है, और हाइपोटेन्यूस वो रहा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर कितना, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर अपॉन, हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है, हमेशा सेम रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, याद रखना। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के सामने वाली होती है, तो 90 के सामने तो यही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूस तो आपकी फिक्स है, हाइपोटेन्यूस पे तो आपके आएगा 25। बस परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं एंगल के हिसाब से। अगर एंगल ए है तो इसके बगल वाला बेस हो जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट को करते हैं। इसके सेकंड पार्ट नहीं, कॉस ए भी निकाल ले रहे हैं ना। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ए एंगल के लिए बेस कौन है, ये। ठीक है, जो उसके जस्ट बगल में पड़ा है ना, देखो ए ज़मीन पे कौन है, ये, तो ए के जस्ट बगल में बेस है, उससे दूर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा 24 है, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगी, वो तो दिमाग में रखना है हमेशा, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूस 25। तो ये हमारे दोनों के आंसर हो गए, है ना इजी। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी। अब सी पे आ जाओ, पहले तो देखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए सेम रहेगी, तो नीचे तो पक्का है कि 25 ही आएगा। परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल सी पे आ जाओ, सी के जस्ट बगल में कौन है, बेस, याद रखना हमेशा, जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उसके जस्ट बगल में जो है वो हमेशा बेस होगा, उससे दूर है वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर 24 है सी के लिए, मगर नीचे हाइपोटेन्यूस आनी है, हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहती है, क्यों, क्योंकि वो 90 के सामने वाली होती है। तो साइन सी की वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू इसमें पूछी थी कॉस सी, कॉस सी सेम कॉस का वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब फ्रैक्शन के नीचे हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगी। अब बेस ढूंढना है, तो सी के लिए बेस उसके बगल वाला है 7/25। तो ये आपके वैल्यूज़ निकालना आप सीख गए होगे। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। तो ये हमसे बोल रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी tan p और कॉट आर का माइनस करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए tan p कितना है और कॉट आर कितना है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए पहले इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए, तीनों साइड तो नहीं पता, तो हम सीधा आएंगे पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तीसरी साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर पाकिस्तान पंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ करें
by using PGT हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके लिए हाइपोटेनियस ये है, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस नहीं पता, बेस पे स्क्वायर बना रहने दो, प्लस परपेंडिकुलर ये रहा 12 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 13 जब 169 होता है इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 12 जब 144। अब इसको इधर ले आए, बी स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। बी स्क्वायर को अकेला छोड़ें, उधर पहले से 169 है, ये 144 माइनस में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर हटा दिया है मैंने, रूट लग जाएगा, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया 0। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो b की वैल्यू आ गई, b का मतलब बेस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ें आ गई आपकी। अब आ जाओ सॉल्व करने पे। हमें फाइंड करना था tan p माइनस कॉट r। पाकिस्तान बंजर पड़ा, कहाँ चला गया, बना लेते हैं। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर tan की बात करूँ तो कहाँ आता है, साइन कॉस tan। tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कॉट का मतलब tan के बाद कॉट यहाँ आता है, कॉट का मतलब उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर ये आ जाएगा और बेस ये आ जाएगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पे। एंगल P लिया है, P। तो P को अगर देखें तो P के जस्ट बगल वाला उसका बेस होगा, यानी बेस की जगह पे 12 आएगा। और परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनस छोड़ के ये वाला, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स रहती है। तो इसके लिए P के लिए बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो ऊपर 5 नीचे 12 माइनस। अब ऐसा नहीं करना कि परपेंडिकुलर नीचे है बेस ऊपर है तो आप 12 ऊपर कर दो 5 नीचे, नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो गया, R, एंगल R की बात कर रहे हैं। एंगल R के लिए बेस 5 है तो ऊपर क्या आएगा 5, और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन है 12। ध्यान रखना हाइपोटेनस की बात नहीं की गई, परपेंडिकुलर की बात की गई है। तो ये दोनों के दोनों सेम आ गई वैल्यू बिल्कुल। 5.12 में से 5.12 जाएगा, 1 निकल के आएगा, पूरे के पूरे में से पूरा जा रहा है, 1 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, ठीक, गलती हो गई, क्योंकि 5 में से 5 जाता है 0 आता है, 10 में से 10 जाता है 0 आता है, 2 में से 2 जाता है 0 जाता है, 0 आता है, तो पूरे में से पूरा जा रहा है तो 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ऐसे सॉल्व करते हैं इनको। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनमें रेशियो का यूज़ होता है। तो वैल्यूज़ तो आपने याद कर ली, लेकिन उन वैल्यूज़ को लगाना कैसे है, कहाँ लगाना है, वो यहाँ समझ में आएगा। आपने याद किया हुआ है साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन लिख के आएंगे, यानी कुछ डिग्रीज़ लिखी हैं 60, 30, 45, तो बस आपको उनकी वैल्यू को उनकी जगह पर रख देना है। जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इतने पूरे साइन 60 की जगह पे आ जाएगा √3/2। और याद रखना, जब भी एक साइन कॉस जो भी है उसके बगल में दूसरा होता है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। cos 30 कितना होता है, √3/2। ओके, इतना आपने सॉल्व कर लिया। ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, आगे प्लस का साइन है लगा दो। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। साइन 30 में cos 60 का मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब बोर्ड मास लगेगा, प्लस नहीं कर देना इनको, ये दोनों अलग मल्टीप्लाई, ये दोनों अलग, इक्वल साइन लगाया। और पहले भी बताया था रूट और रूट सेम होते हैं तो दोनों रूट मिलके एक संख्या बन जाते हैं, पूरी संख्या 3/2, 2 × 4, ये कंबाइंड हो गया,
प्लस का साइन लगा दिया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। और ये तो जोड़ना जानते ही हो आप, इसी के सामने लिख देता हूँ। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो उतना ही आ जाता है, सेम नहीं होता तो एलसीएम लेते, सेम है तो 4 का 4 लिख दिया। ऊपर भी 3 और 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले जुड़ते हैं, नीचे वाले एलसीएम लिए जाते हैं। कब? जब सेम ना हो, बट सेम है तो नीचे वाला वही रहता है, ऊपर तो जुड़ता ही जुड़ता है। 3 + 1 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो आपका आंसर आ गया 1। तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। सेकंड, इसमें देखना है आपको बस tan 45 की वैल्यू पता करो। tan 45 की आपको पता है 1 होती है, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है। आगे से स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई में लगा है, तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, tan स्क्वायर 45 का मतलब है कि tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। आगे प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इसका कर देंगे स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। फिर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इसका भी स्क्वायर। जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाओ। 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आएगा 2 1 जा 2, ठीक है। प्लस स्क्वायर हो रहा है तो वही चीज़ है जो यहाँ पे हुई थी, 2 रूट एक साथ, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है तो ओनली 3 बचेगा। 3 3 जा 9 नहीं करना, क्योंकि ये आधा 3 है, आधा 3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पूरा 3 बनेगा। नीचे ज़रूर आप 4 करोगे, क्योंकि नीचे तो पूरा 2 है, 2 2 जा 4। और ये 2 2 जा बोला, इसका मतलब ये नहीं है इसका इसमें कर दिया, ये खुद में मल्टीप्लाई होते हैं। √3 में √3 का हुआ तो 3 आया, 2 में 2 का हुआ तो 4 आया। माइनस √3 में √3 का हुआ पूरा 3, 2 में 2 का हुआ 4, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2। दैट्स इट। थोड़ा सा इस टाइप पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये ना MCQ टाइप में आते हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देगा और फिर वहाँ से आपसे बोलेगा कि वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। 3-4 ऑप्शन होंगे, तो सॉल्व करने के बाद 3-4 ऑप्शन में से जो आपकी वैल्यू आ रही होगी सॉल्व करके, वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। 2 की जगह 2 है, मल्टीप्लाई। tan 30 की वैल्यू कितनी थी? tan 30 की वैल्यू थी आपकी 1/√3, 2 × 1/√3। इसके पूरे में अपॉन में होल में लगा हुआ है फ्रैक्शन। नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो मैंने बताया जब भी स्क्वायर होगा तो आप tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर करोगे। tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई है, तो जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले से होता है, तो 2 1 जा 2। तो ये तो आ गया आपका 2/√3 और नीचे बड़ा वाला ब्रैकेट ये, ठीक है। 1 प्लस इसको 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 × 1 1 रहेगा और √3 × √3 आपका सिंपल 3 बन जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, इधर ले आता हूँ। 2/√3 तो आपका चल ही रहा है वैसा। नीचे वाले 3 को देखो, इनको शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ आपको। एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना। जब नीचे कुछ नहीं हो, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है इसके, तो क्या करो 3 का टेबल इसमें पढ़ो, 3 1 जा 3 और प्लस साइन है तो 1 जोड़ दो, 3 1 जा 3, 1 जोड़ा 4, तो 4/3। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला ब्रैकेट ये वाला फ्रैक्शन पूरा लिख दो, 2/√3 मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, नीचे है ना ये उल्टा होके आ जाएगा 3/4। 4 इसके लिए ऊपर था नीचे आ गया, 3 इसके लिए नीचे था ऊपर आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई से कट जाते हैं ऊपर से नीचे।
अब आप ये भी जानते हो कि 3 के अंदर ऑलरेडी 2√3 होते हैं, है ना। 2√3 से मिलके 3 बनता है पूरा, तो इसका मतलब है कि इसके पास 2√3 हैं, तो 1√3 से 1√3 काट दो तो 1√3 बच जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 2। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन में, ये सही होगा। ऐसे इस वाले को देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं 1 की जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मतलब 10 45 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, तो 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, 10 45 का फिर से स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1, क्योंकि 1 जा 1 होता है, अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आया आपका 1 में से बन गया 0, 0 अपॉन 2। तो आपको पता है कि जब ऊपर 0 हो तो सबका आंसर 0 ही आता है, तो आपके ऑप्शन में 0 भी होगा 1 भी होगा, बहुत से होंगे, तो आपका आंसर ये सही आएगा, ठीक है। अब हम लोग अपनी आज की इंट्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, जो बताया था आपको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और ये डिग्री, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे पता करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। वो रस्सी एक पोल से बंधी है, तो सबसे पहले हमने पोल बना लिया, ये हमने मान लिया कि पोल है, पोल मीन्स होता है खंभा। तो ये पोल, अब इस पोल से रस्सी बंधी है ज़मीन से, ये हमारी रस्सी बंध गई ज़मीन पे, ठीक है। ये पोल यहाँ तक है, ज़मीन ये रही, ये पूरी पूरी ग्राउंड लेवल है। आगे बोल रहा है कि पोल की हाइट पता करो, यानी पोल की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि वो रस्सी जो है ना, एंगल बाय रोप, ये रस्सी ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और रस्सी की लंबाई भी दी है 20 मीटर, ये है आपके पास 20 मीटर। तो आप सोच रहे होगे कि ये तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से निकाल लेते, लेकिन पाइथागोरस से निकालने के लिए आपके पास ये साइड भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 गायब हैं। तो जब 2 साइड गायब हो जाती हैं तब नहीं निकाल पाते, पाइथागोरस के लिए 2 पता होनी चाहिए, तब आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, इसीलिए तो हमने याद किया ट्रिग्नोमेट्री, और उसकी टेबल और उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पूछा क्या है, हमसे पूछे ये वाली हाइट, तो ये आपको पता है 90 है, तो इसका मतलब 20 मीटर जो है वो तो हाइपोटेनियस है, ये तो बात पक्की हो गई कि ये हाइपोटेनियस है। अब बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा वो डिपेंड करेगा कि हमसे पूछा किसके बारे में है, हमसे 30 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। तो इस वाले पॉइंट के लिए बेस ये रहा, तो आपका बेस रहेगा ये, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये निकालना है, यानी हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आई। तो आप साइन कॉस टेन में से कुछ ऐसा लो, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके अंदर परपेंडिकुलर आ जाए और हाइपोटेनियस आ जाए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसमें आता है, जो कि आपकी साइन से बनती है, और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक और कोसेक से बनती है। तो आप चाहे साइन की वैल्यू लगा लो चाहे कोसेक की लगा लो, P/H आएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो आप 30 डिग्री एंगल के हिसाब से उन चीज़ों के नेम लिख लो, क्या क्या हैं, नेम मत लिखो लेकिन दिमाग में रखो क्या हाइपोटेनियस आपकी 20 है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे नाउ, चाहो तो आप लिख लो गिवन, क्योंकि जितना आप स्टेप्स लिखोगे नंबर उतने ज़्यादा मिलेंगे। नेम भी दे देते हैं इसको, ABC, गिवन AB = 20 मीटर, और सॉरी AB नहीं AC, रोप AC है ना ये, और AB फाइंड करना है, पोल की हाइट AB। अब ये फाइंड करने के लिए हम दिमाग लगा चुके हैं ऑलरेडी कि हमें किस किस की ज़रूरत है, हमें ये फाइंड करना है, ये दिया है तो हमें ज़रूरत है
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाले कॉम्बिनेशन की। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का कॉम्बिनेशन सिर्फ दो में बनता है, एक साइन में एक कोसेक में। तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं, आप साइन की वैल्यू लगाओ। अब साइन के पीछे थीटा होता है, तो साइन में सिर्फ आप 30 लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो सिर्फ 30? क्योंकि यहाँ पे बात 30 की जा रही है। ओके, अब साइन का जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये पाकिस्तान बंजर पड़ा से आपने साइन का पी अपॉन एच यहाँ लिख दिया, क्योंकि साइन की वजह से पी अपॉन एच आ रहा है। और साइन में एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। तो यहाँ दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो पाकिस्तान बंजर पड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ जो कि साइन की वजह से आ रहा है, और दूसरा साइन 30 की वैल्यू भी नीचे आएगी यहाँ पे। तो साइन 30 की वैल्यू आपको तो याद है अच्छे से, 1/2। साइन 30 की वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे 1/2। इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे। परपेंडिकुलर नहीं पता, लेकिन उसका नेम तो पता है, ए बी, जो कि पोल है, अपॉन हाइपोटेन्यूस 20। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। चार चीज़ें हैं, 1 2 3 4, चार में से 3 दी हैं, एक गायब है, निकल आएगी। कैसे निकलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 चला जाएगा इधर। ठीक है, पहले ए बी लिख लो। ए बी के नीचे जो 20 था, ए बी के सामने कौन था? 1/2। लेकिन ए बी के नीचे कौन था? 20। इसको समझो, ये यहाँ है और ये वाला वहाँ आ गया। ए बी के नीचे जो 20 था उसको मैंने भेज दिया ऊपर, 1 × में 20, 2 से कट गया 10 बार, तो ए बी की वैल्यू आ गई 10। अब मीटर लगाएं कि सेंटीमीटर, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मीटर है तो मीटर लगाओ, यानी पोल की हाइट आपकी निकल आई है। देयरफॉर का साइन लगा के आप हाइट लिख दोगे। द हाइट ऑफ पोल इज़ 10 मीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहली चीज़ आपने ये यूज़ की कि इस एंगल के हिसाब से हमसे पूछा क्या है, तो कौन सा लगेगा, किसके कॉम्बिनेशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ रही है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा साइन और कोसेक में आ रही है, तो साइन को यूज़ कर लो। कोसेक को यूज़ करते तब भी आता, साइन को यूज़ किया तो साइन का जो कॉम्बिनेशन था वो हमने लिख दिया। और साइन 30 क्यों लिखा है? क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 60 का एंगल होता 60 लिख देते। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसके नीचे लिख दी। परपेंडिकुलर का नाम ए बी है, हाइपोटेन्यूस 20 है, इनको कंबाइन किया, 20 नीचे से ऊपर चला गया, 2 से कट गया 10 बार, तो ए बी की वैल्यू आ गई 10। ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके।